स्वागत है आपका आज के नए वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास के क्लास में। यह टॉपिक बीपीएससी एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपीएससी एग्जाम आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने से पहले यह हमें जानना होगा कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण व विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण या अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास के पिता कौन हैं? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस कहां के थे? यह यूनान के थे। कहां के थे? यूनान के। हेरोडोटस वो एक भूगोलवेत्ता थे और इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। और सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? रजत रंगड़ी को प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। यह किसके द्वारा लिखित थी? कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ द्वारा रचित ये रजत रंगड़ी पुस्तक है, जिसमें संस्कृत के ग्रंथ हैं यह। और रजत रंगड़ी में राजाओं की नदियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजाओं की नदियों का वर्णन किसमें है? रजत रंगड़ी में है। अब बढ़ते हैं, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के, पंच मार्केट क्वाइन। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। प्राग ऐतिहासिक खोज भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। अब अगला पॉइंट है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिट की। यह परीक्षा में बार बार पूछता है। चीनी यात्रियों, पॉइंट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों, क्या है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? सर्वप्रथम प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? बीए स्मिथ ने। किसने तैयार किया? बीए स्मिथ। अब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और फिर तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। तो पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें मानव उत्पत्ति से
3000 ईसा पूर्व तक का अध्ययन हम करते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, इसमें 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अध्ययन हम करते हैं। और तीसरा है जो ऐतिहासिक काल, इसमें 600 ईसा पूर्व से आगे का अध्ययन हम करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पूरा तात्विक साक्ष्य का अध्ययन एकमात्र स्रोत, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास का वह कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह है प्राग ऐतिहासिक काल। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, यह अपठनीय है। अब क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इतिहास का वह कौन सा काल है जो अपठनीय है, साक्ष्य तो प्राप्त हुए लिखित लेकिन उसको अभी तक वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, वह है आदि ऐतिहासिक काल। अब तीसरा आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वह कौन सा काल है जिसमें साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह है ऐतिहासिक काल। अब अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरणों का भी प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा, क्वेश्चन आता है बार बार, तो यह है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। भारत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है प्राचीनतम ग्रंथों का संकलन करता। अगला पॉइंट है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है। वैवस्वत मनु को प्राचीनतम राजा कहा जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, क्वेश्चन बार बार पूछता है गुप्त वंश का। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, किसके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। कल्प सूत्र से प्राप्त होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। अगला पॉइंट है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। खरोष्टी लिपि, बार बार क्वेश्चन पूछता है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि। नारद स्मृति, प्रश्न है नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी देता है। नारद स्मृति गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक है। शुंग काल, शुंग काल का मानक ग्रंथ किससे कहा जाता है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। क्या, स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। यह हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अब आते हैं महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है।
प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्वेश्चन बार बार पूछता है। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गए। किसके? महाभारत के। 24,000 श्लोक हो गए कुछ समय बाद बढ़कर। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 24,000 श्लोक के बाद यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में यह 1,00,000 श्लोक हो गए। 24,000 से श्लोक बढ़कर यह 1,00,000 हो गए होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है या बाद में इसे महाभारत कहा जाने लगा। किसे? जय संहिता को। अब अगला पॉइंट है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित है। पुरालेख विद्या पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक। क्वेश्चन है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहल्ला नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग जो चीन के थे ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किसने किया? ह्वेनसांग ने। आइए हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख अभिलेख व उनके शासक। अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख किसके शासक में बना? कालिंग नरेश खारवेल के शासक में। एहोल अभिलेख पुलकेशियन सेकेंड। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशुवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। अब अगला पॉइंट है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी। ह्वेनसांग की पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किस भाषा की पुस्तक है? अरबी भाषा की। यह किसकी रचना है? अलबरूनी की। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का, जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया। किसे बना दिया? इब्न बतूता को। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य का। पांड्य राज्य का उल्लेख मार्को पोलो द्वारा मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का इतिहास का पता चलता है। और बौद्ध स्तंभ के लेख में भी शुंग वंश का काल का वर्णन है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।